नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं TNN इंडिया। बुधवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े MDS यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर गुरुकुल प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलसचिव कैलाश चंद्र शर्मा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थित संविधान पार्क का अवलोकन किया। इसके बाद सरस्वती मंदिर में दर्शन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलसचिव कैलाश चंद्र शर्मा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल ने सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थित संविधान पार्क का अवलोकन किया। इसके बाद सरस्वती मंदिर में दर्शन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संविधान के महत्व और उसकी निर्माण यात्रा पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल करे या किसी का अपमान करे। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राज्यपाल ने संविधान निर्माण समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि संविधान की विशेषता यह है कि इसे अंगीकार किया गया, यानी देशवासियों ने इसे स्वीकारा और सम्मानित किया। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड मैकॉल द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया और कहा कि आज देशवासियों को अपने संविधान पर गर्व है। राज्यपाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाने की शुरुआत को एक सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि इससे देश में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। आज 26 नवंबर के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल महोदय पधारे हैं। उन्होंने संविधान पार्क में संविधान के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की है। अब वो यहाँ पर पधार रहे हैं और यहाँ पे वो उद्बोधन देंगे, और जिसमें करीब 1100 के करीब विद्यार्थी हैं। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। पहली बार अस्पताल में एक बेहद जटिल और हाई रिस्क शिफ्ट बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। दरअसल एक मरीज गंभीर चेस्ट पेन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। जांच में सामने आया कि उसके दिल की 3 धमनियां पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है। हालत नाजुक थी और वक्त बहुत कम। ऐसे में मरीज को कार्डियन सर्जन डॉक्टर प्रशांत और उनकी टीम को रेफर किया गया। मेडिकल टीम ने तुरंत निर्णय लेते हुए बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया शुरू की और क्षणों में होने वाला यह फैसला आज उस मरीज की जान बचा चुका है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। पहली बार अस्पताल में एक बेहद जटिल और हाई रिस्क शिफ्ट बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। दरअसल एक मरीज गंभीर चेस्ट पेन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। जांच में सामने आया कि उसके दिल की 3 धमनियां खराब हो चुकी है। हालत नाजुक थी और वक्त बहुत कम। ऐसे में मरीज को कार्डियन सर्जन डॉक्टर प्रशांत और उनकी टीम को रेफर किया गया। मेडिकल टीम ने तुरंत निर्णय लेते हुए बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया शुरू की और क्षणों में होने वाला ये फैसला आज उस मरीज की जान बचा चुका है। JLN अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और कार्डियक सर्जन डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने बताया कि पहली बार अजमेर की अपनी टीम ने बिना किसी बाहरी सहायता के सफल बाईपास सर्जरी की है। इससे पहले इस तरह के जटिल ऑपरेशन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा करवाए जाते थे। ये सर्जरी 70 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की गई, जिसमें चेस्ट पेन की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था। एंजियोग्राफी में सामने आया कि मरीज की धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज है और उम्र अधिक होने के कारण स्टेंटिंग का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में बाईपास सर्जरी ही सुरक्षित विकल्प था। आमतौर पर ऐसे मरीजों को जयपुर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन इस बार JLN अस्पताल की पूरी टीम ने सहयोग और विशेषज्ञता के साथ ये सर्जरी सफलतापूर्वक की और मरीज की जान बचा ली। अस्पताल प्रशासन ने इस उपलब्धि को अजमेर के लिए गर्व का क्षण बताया है। नेहरू अस्पताल और महाविद्यालय के अंतर्गत CTVS डिपार्टमेंट में हमारे एक मरीज जो कि चेस्ट पेन लेके डॉक्टर प्रमोद पारिक जी के पास आया, उन्होंने एंजियोग्राफी में पाया कि उनकी 3 हार्ट की धमनियां ब्लॉक है। तो उन्होंने डॉक्टर प्रशांत कोठारी और उनकी टीम के पास भेजा
और उन्होंने जांच पाया कि इनको ये बिल्कुल उपयुक्त मरीज है जिसके बाईपास सर्जरी के द्वारा बचाया जा सकता है। उसकी एक अजमेर में ये हमारी अजमेर की पूरी स्पेसिफिक टीम पहला केस है जो यहीं की टीम ने सारा ऑपरेशन किया है सीट बाईपास, जो अजमेर के लिए इतिहास है। पहले जो टीम थी वो बाहर से आती थी हमारी, आज फर्स्ट टाइम हमारी जेल की अपनी टीम ने बाईपास सर्जरी करी है, तो ये सब बधाई के पात्र हैं। इस टीम में हाँ, कितना टाइम लगा सर इसमें? इसमें भी डॉक्टर प्रशांत आपको डिटेल बताएंगे सर्जरी के बारे में। और इसमें हमारे जो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं हमारे CTVS टीम, जिसमें डॉक्टर प्रशांत कोठारी, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर तेजकरण जी और एनेस्थीसिया टीम जिसमें डॉक्टर अरविंद खरे साहब, पूजा माथुर जी और उनकी पूरी टीम, और हमारे जो सहयोगी सर्जिकल टीम है और फिजिशियन टीम है, कार्डियोलॉजी की टीम है, सभी हमारे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सहयोग करा और आज बाबूजी स्वस्थ हैं और घर भेजने के लिए हम तैयार हैं। सर ये बताइए जो हार्ट 5 लाख तक में प्राइवेट में होती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू में महा योजना के तहत ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और ये हमारी जो CTVS टीम है आज अजमेर में बिल्कुल सक्षम है और अपने स्वयं के स्तर पे सारी सर्जरियाँ की जा रही है। इस तरह वॉल रिप्लेसमेंट की भी सर्जरियाँ होने लगी हैं, तो हमारे संभाग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम हमारे अस्पताल के अंदर निःशुल्क ये सारी सर्जरी उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। 70 साल का ये मेल था, तो इसकी एंजियोप्लास्टी हमने करी के लिए ये पहले आया था छाती में दर्द की कंप्लेंट लेके, तो प्रमोद सर ने कार्डियोलॉजी में दिखाया प्रमोद सर को, तो उन्होंने इसकी एंजियोग्राफी करी तो उसमें जो ब्लॉकेज था वो ज़्यादा था। तो नॉर्मली में विद एज थोड़ा सा ब्लॉकेज की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन इसके तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी। ऐसी केस में स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं होती, तो सिर्फ बाईपास ही पॉसिबल है। तो इसमें एक इशू ये था, जब हमारे पास ये रेफर हुआ तो हमने इसको देखा तो बाईपास तो हो जाता, लेकिन इसके हार्ट बहुत कम काम कर रहा था, 30 to 35% इसका इजेक्शन था। तो हमने ये चुनौती स्वीकार करी और मैं मतलब खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा एनेस्थीसिया विभाग की टीम का, जो खरे सर के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये पेशेंट जो कि ओल्ड एज के होते हैं, कहीं ना स्मोकर वाला एलिमेंट होता है, तो उसमें फेफड़े इनके खराब रहते हैं, तो पोस्ट ऑप इनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती है। तो इस बार खरे सर की टीम ने इनको पोस्ट ऑप बहुत अच्छा संभाला ICU में, जो कि शायद अकेले मेरे लिए संभव नहीं हो पाता हमारी टीम से। एक बाईपेप करके मशीन होती है वो लगाई, तो 1.5 दिन तक इसकी जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड कम रही, जिससे ये निकल पाया। और आगे जाके मैं ये कहना चाहूँगा, जेएलएन में हम ये जटिलतम सर्जरी जो है 30-35% वाले जो ये सीधे जयपुर जाते थे, हम उनको भी हम यहाँ पे ऑपरेशन सुचारू रूप से हम कर पाएंगे। तो सामरिया सर का और खरे सर का बहुत आशीर्वाद रहा है और हमारे लिए तो ऑपरेशन 4.5 घंटे चला। साथ में कौन कौन थे? साथ में हमारे सर्जन डॉक्टर अनुराग गोयल, डॉक्टर तेजकरण सैनी और हमारे रेजिडेंट हैं डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर नितिका मीणा और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से डॉक्टर पूजा माथुर, डॉक्टर कुशांक और डॉक्टर कुलदीप का बहुत सहयोग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज 2025 के तहत आज अजमेर जिले में आयोजित रग्बी और खो खो मुकाबले की शुरुआत की गई। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन पटेल मैदान में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर लोकबंधु, भाजपा पदाधिकारी और कई अधिकारी गण मौजूद रहे। खिलाड़ियों में उत्साह देखने लायक था और मैदान में ऊर्जा, जोश और खेल भावना साफ दिखाई दे रही थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज 2025 के तहत आज जिले में आयोजित रग्बी और खो खो मुकाबले की शुरुआत हो गई है। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन पटेल मैदान में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर लोकबंधु और कई पदाधिकारी गण मौजूद रहे। खिलाड़ियों में उत्साह देखने लायक था और मैदान में ऊर्जा, जोश और खेल भावना साफ दिखाई दी। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में इस वर्ष खेलो इंडिया का प्रमुख आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 दिन पहले कर दी गई थी और अब उसी श्रृंखला में आज अजमेर में भी प्रतियोगिताओं की शुरुआत कर दी गई है। इस आयोजन में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और अतिथि देवो भव की भावना के साथ भोजन से लेकर रहने और मैदान सुविधाओं तक हर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन राजस्थान में इस बार करवाया जा रहा है। इसमें मुख्यतः जयपुर में जो आयोजन है वो
परसों शुरू हुए 24 को, और आज हमारे अजमेर में भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ रग्बी के ऑल इंडिया से यहाँ पर लोग आए हैं, जिससे यूनिवर्सिटीज से, और उनके द्वारा आज ये गेम यहाँ शुरुआत की गई है। मैंने सभी का स्वागत भी किया, इंट्रोडक्शन भी किया, और हमने सभी के लिए व्यवस्थाएं आवश्यक जो करनी है, जो जिला प्रशासन को, जो राज्य सरकार के निर्देश थे उसके अनुरूप हमने की है। सभी अतिथि देवो भव की भावना को रखते हुए हमने कोशिश की है कि सबको हम कन्वीनियंट जो है सुविधाएं दें, और गेम के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो पटेल स्टेडियम में हमने पहले से उपलब्ध थी, जो आवश्यक और व्यवस्थाएं थी वो की गई हैं। मैं चाहता हूं कि अजमेर के सभी वासी आकर इन गेम्स को देखें, और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो टीम स्पिरिट है, उसको और अधिक हम बढ़ाएं, और देखें कि किस प्रकार से गेम जो है लोगों को ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी मैच्योर भी करता है, और हमारे वेलबींग के लिए भी अच्छा। कितने टीम चले गए इसमें? रग्बी में लगभग हमारे 200 प्रतिभागी आए हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हैं, और उनके द्वारा ये अभी गेम्स 3 दिन तक चलेंगे। आज शाम में हमने 5 बजे से सेरेमनी भी रखी है, इनॉग्रल सेरेमनी। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और मुझे लगता है कि देश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उसका परिणाम है कि आज अजमेर जैसी जगह पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रग्बी और खो खो जैसे खेल यहाँ पर हो रहे हैं। 24 तारीख को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत जयपुर में जरूर हुई, SMS स्टेडियम में, जहां हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हमारे खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने उसकी शुरुआत की। और उस शुरुआत के साथ राजस्थान भर में राजस्थान ने कहा पधारो मारा राजस्थान, जीतेगा सारा हिंदुस्तान, इस नारे के साथ इस खेल की शुरुआत हुई। और आज अजमेर में इस पटेल मैदान में ये रग्बी के मैचेज यहाँ शुरू हो गए हैं, और आने वाले 1 तारीख से खो खो के गेम्स यहाँ पर होने वाले हैं। राजस्थान में देश भर की जो टीम्स आई है, मैं इस अजमेर का डिप्टी मेयर होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अच्छा खेले, बढ़िया खेले, जीते और देश का नाम रोशन। भारत सरकार द्वारा वृद्ध जनों के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम के तहत आज अजमेर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सिविल लाइंस स्थित गांधी भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर द्वारा राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम के तहत आज अजमेर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सिविल लाइंस स्थित गांधी भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर द्वारा राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें जिले भर के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ उनकी चिकित्सा आवश्यकताएं भी अलग अलग और जटिल होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच, उपचार और देखभाल के लिए अलग से योजना शुरू की है। इस प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा यह बताया गया कि बुजुर्ग में किन किन प्रकार की बीमारियां अधिक पाई जाती है, जैसे हड्डियों की कमजोरी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, स्मृति से जुड़े विकार और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और इनके इलाज व रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। अंत में अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये जो हमारे समाज में वरिष्ठ जनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने से वरिष्ठ जन हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं और उनकी कुछ अलग से मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ चिकित्सकीय समस्याएं अलग से होती है। तो भारत सरकार ने एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल जीरियाट्रिक केयर प्रोग्राम चलाया है और आज हम उसी की एक ओरिएंटेशन कार्यशाला अपने चिकित्सा अधिकारियों को दे रहे हैं कि किस तरह से उनके क्या क्या समस्याएं आ सकती है आमतौर पे और किस तरह से। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के फ्रेजर रोड रेलवे क्वार्टर्स में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शातिर चोरों ने सुनसान मौका पाकर एक मकान को निशाना बनाया और मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए।
चोर घर से नकदी राशि और कीमती सामान लेकर उड़े। घटना की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और सूचना तंत्र के आधार पर चोरों की तलाश। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के फ्रेजर रोड रेलवे क्वार्टर में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शातिर चोरों ने सुनसान मौका पाकर एक मकान को निशाना बनाया और मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए। चोर घर से नकदी राशि और कीमती सामान लेकर चले गए। घटना की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों और सूचना तंत्र के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। मकान मालिक किरण ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार को छोड़ने गांव गई थी। इसी दौरान शाम को उन्होंने पड़ोसियों ने फोन पर चोरी की सूचना दी। जब वह वापस लौटी तो घर का नजारा देखकर हैरान रह गई। अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था और दूसरी अलमारी को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर उसका लॉक तोड़ दिया गया था। किरण देवी के मुताबिक चोर घर से करीब 6 लाख रुपए नगद जो कि सुबह बैंक में जमा करवाने थे और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अब संदिग्धों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। कल मैं गाँव गई थी सुमेल, ये मेरे बुआ सा फूफा आए हुए ना, इनको छोड़ने के लिए मैंने कहा छोड़ के शाम को वापस आ जाऊंगी। तो आए नहीं, हम तो वहां पहुंचे और वापस आने के लिए करे जब तक तो फोन आ गया कि बोले चोरी हो गई है। बोले ये 7:30 बजे की बात है। आके देखा तो लॉकर खुला हुआ था, सारा टूटा हुआ पड़ा। अलमारी को तोड़ दिया, अलमारी को तोड़ के लॉकर तोड़ दिया और अंदर से भी लॉकर तोड़ दिया। फिर उधर से तोड़ के फिर इधर तोड़ दिया, इधर वाली अलमारी के नीचे वाली का। इसमें बच्चे का वो केस था, सारा ले गए। 6 लाख था उसके, आज जमा करा था बेचारा। हाँ, सोने की चीज 2 राखड़ी है और 2 हार है, 2 पायजम की जोड़ी है, एक 1.5 तोले की अंगूठी है। वो क्या 1.5 तोले की तो चेन है, आधा तोले की अंगूठी है और कान के टॉप्स है 2 बड़े। नहीं कुछ ही नहीं, बस ये अलमारी के लॉकर तोड़े उन्होंने और कुछ हाथ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर आज सुबह एक सड़क हादसा सामने आया। बाइक सवार युवक एलिवेटेड रोड क्रॉस कर रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी दीवार से जा टकराई। हादसे में बाइक चालक को मामूली चोट आई, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर ही कार चालक को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर आज सुबह एक सड़क हादसा सामने आया। बाइक सवार सुबह एलिवेटेड रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी दीवार में टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर ही कार चालक को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। बाइक चालक रोहित ने बताया कि वे कार के पीछे चल रहे थे, तभी अचानक कार चालक ने ओवरटेक करते हुए उनके साथ गाली गलौज की। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दीवार में जा घुसी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे में बाइक को नुकसान हो गया। फिलहाल स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया है
और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीछे की तरफ से मैं से थोड़ा गाड़ी स्टाइल ले ली मैंने सर। मैंने थोड़ी गाड़ी साइड में ली तो बोला कि तेने ओवरटेक करा। मैंने भाई सॉरी होगी लेडीज, मैं कोर्ट के काम से जा रहा था सर, तो यार पीछे क्या उड़ा दूंगा नीचे फेंक दूंगा। तो मैंने बोला सर भैया क्यों फेंक देगा, तो थोड़ा सा आगे गया पीछे ओवरटेक करके। आपकी गाड़ी कौन सी थी? मेरे पास बाइक की स्प्लेंडर सर। स्प्लेंडर थी सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं भगवानगंज साची बस्ती। पुष्कर परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन गिरधर गोपाल मंदिर में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष दीनदयाल पराशर ने बताया कि इस महोत्सव की शुरुआत ब्रह्मागार से सरोवर की पूजा के साथ हुई, जिसके बाद कलश और भागवत पुराण की शोभा यात्रा मंदिर की ओर से निकाली गई। पुष्कर परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन गिरधर गोपाल मंदिर में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष दीनदयाल पराशर ने बताया कि इस महोत्सव की शुरुआत ब्रह्माघाट से सरोवर की पूजा के साथ की गई, जिसके बाद कलश और भागवत पुराण की शोभा यात्रा मंदिर की ओर से निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और मंत्रों के साथ उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्य यजमान माणकलाल, जवरीलाल, शंकर और गिरीश धर्मावत ने व्यास पीठ का पूजन कर महोत्सव की गरिमा बढ़ाई। दीनदयाल पराशर ने बताया कि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन कथा प्रसंगों के अनुसार सजीव झांकियां भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें भक्त और दर्शक कथा की घटनाओं और संदेशों का सीधा अनुभव कर सकेंगे। इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेने आए। आयोजन समिति का कहना है कि ये महोत्सव न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर है, बल्कि ये पुष्कर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी जीवंत करता है। कथा आज मंगसर महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठमी के दिन, बुधवार के दिन, जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज परशुराम द्वारे में कथावाचक श्री पंडित राजेश जी शास्त्री के द्वारा 7 दिन तक अनवरत रूप से रसपान कराया जाएगा। कथा का समय 2 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक रहेगा। कथा माणकलाल जी, जवरीलाल जी, लाल शंकर जी, दीनदयाल, गिरीश पारस धर्मावत परिवार के द्वारा उनके माताजी श्रीमती देवकी बाई, पूज्य पिताजी श्री चीतरमल जी एवं भाई श्याम सुंदर जी, भाभी जी पुष्पा रानी, भाई सुरेश जी काड़ू और भतीज बबलू सर्व पितृेश्वर देवताओं की मोक्ष के लिए एवं जन कल्याण की भावना से ये हम कथा का आयोजन रख रहे हैं। सबसे भक्तों से प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का लाभ लें, कथा का रसपान करें। जय श्री कृष्ण। आज कलश यात्रा कहाँ से शुभारंभ हुई? कलश यात्रा ब्रह्म घाट पर पूजन अर्चन हमारे तीर्थ गुरु श्री राम स्वरूप जी पारिक हमारे पुष्कर के गुरु हैं, उनके द्वारा पुष्कर का पूजन कराया गया। ब्रह्म घाट से होते हुए वेदव्यास जी की परिक्रमा होते हुए बड़ा गणेश जी के मंदिर होते हुए वापस पुनः कथा स्थल तक। अजमेर में आज सभी कॉमर्स विद्यार्थियों ने आरपीएस कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य के इंटरव्यू समय पर करवाए जाए और कॉमर्स को अन्य विषयों की तुलना में प्रमोट किया जाए। लगभग 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आने से हजारों विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों ने अधिकारियों से तुरंत कार्यवाही और निष्पक्ष निर्णय लेने की अपील की है। अजमेर के सभी कॉमर्स विद्यार्थियों ने आज आरपीएससी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। विद्यार्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य के इंटरव्यू समय पर करवाए जाएं और कॉमर्स को अन्य विषयों की तुलना में प्रमोट किया जाए। लगभग 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आने से हजारों विद्यार्थी असमंजस में हैं। विद्यार्थियों ने अधिकारियों से तुरंत कार्यवाही और निष्पक्ष निर्णय लेने की अपील की है। विद्यार्थियों ने बताया कि सहायक आचार्य में करीब 250 पद है, जिसमें लगभग 1400 विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन अब तक उनके इंटरव्यू नहीं करवाए गए। उन्होंने मांग की है कि कॉमर्स के इंटरव्यू समय पर करवाए जाएं और अन्य विषयों की तुलना में कॉमर्स को प्राथमिकता दी जाए। लगभग 2.5 साल बीत जाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आने से हजारों विद्यार्थियों को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की हानि हो रही है। ना तो वे यह सोच पा रहे हैं कि किसकी तैयारी करें और ना ही कहीं पर नौकरी कर पा रहे हैं। रिजल्ट के इंतजार में विद्यार्थियों को
समय का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी के तहत आज सभी विद्यार्थियों ने एकत्रित होकर आरपीएससी कार्यालय पहुंचकर अपना मांग पत्र पेश किया और जल्द उस पर विचार करने की मांग रखी। जी सर, हम आरपीएससी में निवेदन करने आए हैं सेक्रेटरी सर से। हमारा ये निवेदन है कि कॉमर्स के जो विद्यार्थियों को काफ़ी पीछे रखा गया है हमेशा से ही, तो कॉमर्स के सहायक आचार्य के इंटरव्यू जो हैं वो समय पर करवाए जाएं और बाकी सब्जेक्ट को जो वरीयता दी जा रही है उसकी तुलना में हमारे सब्जेक्ट को पीछे रखा जा रहा है, उसको थोड़ा प्रमोट किया जाए। क्योंकि करीब 2.5 साल हो गया है विज्ञप्ति निकले हुए और 1.5 साल के करीब हो गया है रिजल्ट आए हुए। तो ऐसे स्थिति में करीब हज़ारों विद्यार्थी जो हैं वो इस संशय में हैं कि आगे उनके भविष्य का क्या होगा, वो आगे किस चीज़ की तैयारी करें नहीं करें। तो ऐसे संशय जो है ना उनको दूर करने के लिए हम यहाँ पे एकजुट हुए हैं। बीएडीएम, ईएफएम, एबीएसटी तीनों सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू करवाए जाएं। सेक्रेटरी सर से हम मिले हैं। सर पोस्ट करीब 250-250 के करीब पोस्ट है तीनों स्ट्रीम की मिलाकर, जिसमें से करीब 1400 प्लस स्टूडेंट जो है ना वो इंटरव्यू के लिए पास किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके इंटरव्यू कंडक्ट हुए नहीं हैं। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान सर ये हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके रिसर्च वर्क में दिक्कत आ रही है और कुछ ऐसे हैं जिनको और किसी जॉब की तैयारी करने चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इसमें उलझे हुए हैं, इंटरव्यू की तैयारी करें या किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है लोगों को। जैसे अगर किसी बड़े सब्जेक्ट को पहले वरीयता दी जाती है जिसमें 2-2 हज़ार स्टूडेंट हैं, उनको अगर वरीयता दी जाती है तो हम सीधा 6 महीने पीछे चल जाते हैं, तो आर्थिक रूप से हमें नुकसान। अजमेर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी पुत्री को कथित तौर पर अवैध रूप से धर्मांतरित कर बांग्लादेशी युवक के साथ शादी करने का आरोप लगाया है। अजमेर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी पुत्री को कथित तौर पर अवैध रूप से धर्मांतरित कर बांग्लादेशी युवक के साथ शादी करने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार उनकी पुत्री कोमल कुछ महीने पहले परिवार से अलग रहकर स्वतंत्र निवास कर रही थी। 15 नवंबर को परिवार के एक रिश्तेदार ने उन्हें चंदबरदाई नगर में माजिद नामक बांग्लादेशी युवक के साथ देखा, जिसे लेकर आज परिजनों और विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर से उचित कार्यवाही की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सोमलपुर क्षेत्र में एक मौलवी से विकलांग महिला की बेटी से निकाह करवा दिया गया और उसे महिला पत्नी के रूप में अपने साथ रखा गया है। उन्होंने 19 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर विधि विरुद्ध धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद माजिद कोमल को लेकर नागफानी क्षेत्र में रहने आ गया, जिसकी मां ने अधिकारियों से आग्रह किया कि उनकी पुत्री को अवैध रूप से धर्मांतरित करने वाले और विवाह कराने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाए और अवैध विवाह को निरस्त करवाया जाए। मामले की गहनता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी और आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा। एक दिव्यांग दलित महिला जो पिछले 1.5 महीने से अपनी बेटी को तलाश रही थी, 1.5 महीने पूर्व थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक मुस्लिम युवक माजिद नाम से नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। बेला बुलाकर उसने अवैध तरीके से उससे निकाह किया है, बिना विधिक कानूनी प्रक्रिया अपनाए उसका धर्मांतरण किया है, नाम परिवर्तन किया है। और जब थाने पर उसको बुलाया गया तो पुलिस महकमा टालम टोल करता है और कहता है कि बच्चे ने बयान दे दिए। अरे भाई, बयान तो दे दिए मगर इसकी विधिक प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। धर्मांतरण का सीधा सीधा कानून बन चुका है। आज जैन सोशल महिला ग्रुप और ये बच्ची की माताजी नरेंद्र मोदी विचार मंच के सहित कलेक्टर साहब से मिले हैं। जिलाधीश महोदय ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और एसपी साहब से बात करके तुरंत उस माजिद नामक युवक पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। बच्ची को खबरों में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।